हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का 8वां सेट आ गया है जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देखते हैं 8वां सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है। 8वां सेट का पहला प्रश्न कहता है कि जो व्यक्ति दंभ प्रभाव या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित है वे मांग के नियम के अपवाद हैं। वो क्या है? मांग के नियम के अपवाद हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है, वह श्रेय है रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है या जो श्रेय जाता है रॉबर्ट ट्रिफिन को जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 में कहता है, प्रश्न नंबर 3 में कि स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच, स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच जो होता है शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहता है, प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न नंबर 4 कहता है कि बिजली की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि बिजली की मांग लोचपूर्ण है क्योंकि इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। बिजली का जो है अनेक वैकल्पिक प्रयोग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच जो है क्या होती है? कम होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 में कहता है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में कहता है कि 1969 में किए गए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था या किया गया तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उस समय जो पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी वह चल रही थी चतुर्थ योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कहता है कि 6 बड़े बैंकों का दूसरे चरण में भी राष्ट्रीयकरण हुआ 6 बड़े बैंकों का। उस समय जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था वह समय था 15 अप्रैल 1980 का समय था। दूसरे चरण जो हुआ था 6 बड़े बैंकों का दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण जो हुआ वह 15 अप्रैल 1980 को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहता है कि केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया? कब से कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया या जो नहीं किया गया था अप्रैल 1987 से नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि ISLM मॉडल का संबंध है या जो संबंध है ब्याज से है। किससे? ब्याज से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि भारत में वाणिज्य बैंकों की गैर निष्पादीय आस्तियों की समस्या को सुलझाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है? या जो नाम जुड़ा हुआ है तारा पोखाला समिति की है। किसका है? तारा पोखाला समिति की है। तारा पोखाला समिति की है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहता है 12 में कहता है कि रेल लैंड डेवलपमेंट
अथॉरिटी अथॉरिटी का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह जो किया गया था A.K. भटनागर का अध्यक्षता में किया जाता है। किसके अध्यक्षता में? A.K. भटनागर। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 में कहता है कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किस उद्देश्य हेतु किया गया? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो गठन किया गया किस उद्देश्य से किया गया? या जो उद्देश्य किया गया था रेलवे के फालतू पड़ी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल करने हेतु किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 में कहता है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत की सड़क प्रणाली का जो विश्व में स्थान है वह स्थान है, तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 में कहता है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई 2014 के अनुसार कितनी है? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है 2014 के अनुसार जो है 48.65 लाख किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 में कहता है कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कुल जो है 77 राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? तो बिटुमिनस भी नहीं है और एंथ्रासाइट नहीं है। ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 में कहता है कि तटस्थता वक्र की शकल असामान्य होगी जब चुनाव करना हो तो दोनों स्थानापन्न वस्तुओं में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 में कहता है कि आधुनिक ढंग का पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? तो आधुनिक ढंग का पहला सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1818 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1818 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि आधुनिक ढंग का पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो स्थापित किया गया था फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था, वो कोलकाता में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 में कहता है, प्रश्न नंबर 21 में कि पहला सफल सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो सफल हुआ था बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पहला सफल सूती कपड़ा का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 में कहता है, प्रश्न नंबर 22 में कि किसे भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है? किसे भारत का सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है बम्बई को। ऑप्शन बी बम्बई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 में कहता है, प्रश्न नंबर 23 में कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम संभावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं में केंद्र और राज्य के योगदान का अनुपात क्या है?
केंद्र और राज्य का जो इसमें अनुपात है, या अनुपात 50:50 का है। कितना है? 50:50 का है, 50:50 का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 में कहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितना प्रतिशत सहायता प्राप्त वर्ग परिवारों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए? तो इसमें होने चाहिए 50% होने चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 में कहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने लाभुकों में कितने प्रतिशत महिला होनी चाहिए? महिला की भी प्रतिशत होनी चाहिए। महिला की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो 40% होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में कहता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्थान पर 1999 में कौन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्थान पर 1999 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो यह जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? तो यह जो प्रारंभ किया गया था 2006 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 में कहता है 28 में कि भारत में अपने कुल खनिज तेल का कितना भाग आयात करता है? भारत अपने कुल खनिज तेल का कितना भाग आयात करता है? तो यह जो आयात करता है कितना? 75% करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 में कहता है 29 में प्रश्न नंबर 29 कहता है कि भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? तो भारत से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश से होता है? तो वह देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 में कहता है प्रश्न नंबर 30 में कि भारत में हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी की डी बियर्स किस देश की है? भारत में जो हीरा का व्यापार करता है वह करने वाली कंपनी जो है अग्रणी कंपनी डी बियर्स, कौन? डी बियर्स जो कंपनी है वह किस देश की है? वह जो है वह कंपनी जो है आपके दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 में कहता है कि भारत से हस्तशिल्प का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? हस्तशिल्प का सर्वाधिक निर्यात जो है किस देश को किया जाता है? यह किया जाता है अमेरिका को किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 में कहता है कि शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? किस उद्योग का है? तो यह जो है कपड़ा उद्योग का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत करती है? तो यह जो करती है 202 के अंतर्गत करती है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 202 के अंतर्गत करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से बजट का या के उद्देश्य है या हैं? तो यह जो उद्देश्य है आय तथा संपत्ति का पुनः विवरण, संसाधनों का पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता,
इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें सभी का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 में कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में कहता है कि 0 से 16 वर्ष आयु वर्ग को जनसंख्या है 0 से 16 आयु वर्ग को जनसंख्या है, मतलब कितना जनसंख्या है इसका है 0 से 16 वर्ग आयु वर्ग वाले की कितनी जनसंख्या है। कहने का तात्पर्य ये हुआ तो उसकी जो जनसंख्या है 16.45 करोड़ की है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह जो है आपके पड़ोसिया राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 में कहता है कि सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है आपके। कौन है? सिक्किम है आप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 में कहता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है, तो 16.6% है। कितना है? 16.6% है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 में कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो यह जो लिंगानुपात है 943 स्त्री पर 1000 पुरुष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 943। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 में कहता है कि नोटबंदी किस तिथि को लागू हुई थी। नोटबंदी जो है किस तिथि को लागू हुई थी, तो यह जो हुई थी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी लागू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में कहता है कि कितने मूल्य के रुपयों पर नोटबंदी लागू की गई है। कितने मूल्य के रुपयों पर नोटबंदी लागू की गई है, तो यह जो लागू की गई है 500 और 1000 पर की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 में कहता है कि नोटबंदी के शुरुआती दिनों में कितने रुपये एक दिन में एटीएम से निकाले जा सकते थे। तो वह जो निकाले जा सकते थे मात्र 2000 रुपया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इस समय बहुत कष्ट भी हुआ था रुपया निकालने में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में कहता है कि नोटबंदी के कितने दिनों की अवधि पुराने नोटों को जमा करने के लिए की गई थी। तो यह जो अवधि थी मात्र 50 दिन का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 में कहता है कि 2014 में किस रेल मंत्री ने पहली बार बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की। तो यह जो घोषणा की थी सदानंद गौड़ा ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कहता है कि तीव्र औद्योगिकीकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था। सर्वप्रथम जो बल दिया गया था तीव्र औद्योगिकीकरण पर, वह किस पंचवर्षीय योजना में
दिया गया था। तो यह जो पंचवर्षीय योजना का जो दौर था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दौर था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कहता है कि दीर्घकाल में एक एकाधिकार कीमत वसूल करेगा तो यह जो करेगा हमेशा सीमांत आय से अधिक करेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हमेशा सीमांत आय से अधिक करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 में कहता है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद तब संभव है जबकि विभिन्न बाजारों से मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 में कहता है कि किन स्थानों पर तेल भंडारण की सुविधा उपलब्ध है। या जो तेल भंडारण की सुविधा जो उपलब्ध है वह विशाखापत्तनम में भी है, मंगलौर में भी है और पडूर में भी है। पडूर नहीं, पंडूर होगा, पंडूर में भी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त में सभी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 में कहता है कि सरकार द्वारा कितने हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितने हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 में कहता है विनिर्मित सामग्री का भारत के कुल निर्यात में अंश वर्तमान में लगभग जो है 75% है। कितना है? 75% है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 में कहता है कि बाजार की किस अवस्था में सीमांत लागत वक्र का उठता हुआ भाग फर्म की पूर्ति वक्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। या जो प्रयुक्त किया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में कहता है 53 में कि भारतवर्ष में नीति आयोग के अद्यतन अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जनसंख्या किस राज्य में है। किस राज्य में है? तो वह राज्य बिहार आपका है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बिहार। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 54। इसमें कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक के पुनः बहुत प्रमुखता से प्रयोग शुरू किया गया है। या जो प्रयोग शुरू किया गया है नैतिक दबाव का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 55 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुल उत्पादन में खाद एवं खादों के हेतु उत्पादन का अंश जो है, खादों के हेतु उत्पादन का जो अंश है कितना प्रतिशत है, या जो परसेंटेज है 75% है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कहता है कि कौन सा सही है। 56 में कहता है कौन सा सही है। लगान बराबर वर्तमान आय माइनस स्थानांतरण आय। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 में कहता है कि एकाधिकार में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एकाधिकार में नहीं होता है, पूर्ति वक्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूर्ति वक्र नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 में कहता है कि फर्म के संतुलन की द्वितीय क्रम की शर्त यह है कि संतुलन उत्पादन मात्र के आगे, मतलब आग, मात्र की आग जो है सीमांत लागत
MC सीमांत आय MR से अधिक हो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 में कहता है कि इनमें से कौन आयताकार अति परवलयाकार होता है। तो इसमें जो होता है AFC होता है, आयताकार अति परवलयाकार होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 में कहता है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म को उत्पादन जारी रखना चाहिए यदि वस्तु की कीमत उसकी औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 61 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के दीर्घकालीन संतुलन के लिए आवश्यक है कि हानि उठाती है। क्या उठाती है? हानि उठाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 में कहता है कि गेहूं के लिए समर्थन मूल्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। गेहूं के लिए समर्थन मूल्य का जो उद्देश्य है वह एक सीमा के बाद कीमतों में गिरावट को रोकना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि गेहूं के लिए समर्थन मूल्य का उद्देश्य जो है एक सीमा के बाद कीमतों में गिरावट को रोकना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 में कहता है कि भारत में काली मुद्रा का मुख्य कारक है। काली मुद्रा, इसको हम काला धन कहते हैं, ठीक है। काली मुद्रा का मुख्य कारक जो है वह है कर की चोरी। क्या है? कर की चोरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 में कहता है कि जहां विक्रेता अनेक बाजारों में बेचता हो तो अनुकूलतमता के लिए निम्न को सम्मान करना होगा या जो सम्मान करना होगा विभिन्न बाजारों में उत्पादों की सीमांत कीमत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 में कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग गिरने पर कीमत बढ़ेगी यदि उत्पादन निम्न दशा में हो रहा हो। तो यह जो इसका सही आंसर होगा पैमाने के ह्रासमान नियम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 में कहता है कि एकाधिकारी विभेदपूर्ण कीमत लेता है ताकि अपनी वस्तु की उपयोग विभिन्न बाजार मांग बेरोजगारी की स्थिति का पूरा लाभ उठा सके। क्या कर सके? अपनी वस्तु की उपयोग विभिन्न बाजार मांग बेरोजगारी की स्थिति का पूरा लाभ उठा सके। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 में कहता है जब एकाधिकारी की सीमांत लागत 6 रुपया हो और कीमत 10 रुपया हो तो एकाधिकारी शक्ति माप होगी या जो माप होगी कितना होगी? 0.4 होगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68 में कहता है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में हम उम्मीद करते हैं कि मांग की सुन आड़ी लोच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना अप्रैल 1999 में प्रारंभ की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है। 1999 में प्रारंभ की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग नहीं है या जो अंग नहीं है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका अंग नहीं है। ऑप्शन डी
इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला है विश्व व्यापार संगठन के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करना, विदेशी व्यापार में अनावश्यक नियंत्रण व विनियमन को घटाना। उसके बाद है व्यापार तथा वित्त क्षेत्र में विकसित देशों के साथ परस्पर व्यापार करना। आगे है निम्न कूटों में सही कूट चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा 70 का ऑप्शन सी सही होगा। पहला होगा विश्व व्यापार संगठन के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। उसके बाद तीसरा नंबर होगा विदेशी व्यापार में अनावश्यक नियंत्रण व विनियमन को घटाना। और चौथा होगा व्यापार तथा वित्त क्षेत्र में विकसित देशों के साथ परस्पर व्यवहार करना। 1, 3, 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71 में कहता है 71 में कहता है कि 1999 में एम एस वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के लिए सुझाव देने का कार्यकारी समूह बनाया गया था। यह जो कार्यकारी समूह बनाया गया था कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 में कहता है कि मुद्रा पूर्ति के कार्यकारी दल 1999 में हुआ था इसका गठन की अध्यक्षता जो थे मुद्रा पूर्ति के कार्यकारी दल के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे। तो अध्यक्ष इसका थे वाईवी रेड्डी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहता है कि भारत में करों का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है। भारत में जो करों का बंटवारा होता है किसकी सिफारिश पर किया जाता है। तो यह जो सिफारिश चलता है वित्त आयोग का चलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त लाभ में भाग लेने वाले देशों में किस प्रकार वितरित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त जो लाभ होता है उसमें भाग लेने वाले देशों में किस प्रकार वितरित होते हैं। या जो वितरित होते हैं परस्पर मांग की पूर्ति की गहनता के सिद्धांत के अनुसार होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। परस्पर मांग की पूर्ति की गहनता के सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कहता है कि यदि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त हो तो उसका उपभोग बिंदु जो होगी उत्पादन संभावना सीमा के अंदर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देखेंगे 76 में कहता है कि निम्नलिखित 4 जोड़ों में से किस जोड़े के 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व उत्तरांचल राज्य में क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम है। या जो है उत्काशी और हरिद्वार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय विकास आयोजना रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग का घटक है। यह जो घटक है पर्वतीय जलधारा का सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पर जो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78
में कहता है कि यदि x वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता y वस्तु की अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से दुगनी है, तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा जब x वस्तु की कीमत y वस्तु की कीमत से आधी हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 में कहता है कि एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है जब एक उपभोक्ता का मांग प्राप्त किया जा सकता है जब कीमत माइनस उपभोग वक्र से, किससे किया जाता है? कीमत उपभोग वक्र से, सॉरी माइनस नहीं है, कीमत उपभोग वक्र से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न है, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 80 में, यदि वस्तु की कीमत 20 रुपया है तथा मांग की लोच 2.25 है तो उत्पादक की सीमांत आय होगी। तो इसकी जो सीमांत आय होगी कितना होगी? 12 होगी, 12 होगी। ऑप्शन सी। इसी के साथ सेट नंबर 8 समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।